दोस्तों आइए तो शुरू करते हैं आज का संडे स्पेशल, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा पूरे सप्ताह में जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया उसका एक क्विक रिवीजन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ताकि लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाएं। जैसे हमारे माइंड में मेमोरी फॉर्मेशन होती है, अगर उसके बेस पर मैं आप लोगों से बात करूं, कोई भी चीज जो है अगर एक बार आप लोग 24 घंटे के अंदर अंदर रिवाइज कर देते हैं और फिर एक सप्ताह के अंदर अंदर, तो लंबे समय तक आप लोग उसको याद रखने की क्षमता रखते हैं। तो पूरे वीक में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने डिस्कस की है उसका एक क्विक रिवीजन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, पर लेकिन वो क्विक भी ऐसे होगा कि काफी कुछ आप लोग रिटेन कर पाएंगे। इसी के साथ में कुछ क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से पूछूंगा, क्योंकि मैं देखूंगा कितना अच्छे से आप लोगों ने चीजों को सुना है, तो इससे आप लोगों का रिवीजन और अच्छा होगा और लंबे समय तक चीजों को याद रखने में आप लोगों को इससे हेल्प मिलेगी। हम लोगों ने यहाँ पर एक न्यूज डिस्कस की थी जिसमें बात की जा रही थी कि वेस्ट बंगाल में जो असेंबली के स्पीकर साहब हैं उनके द्वारा यहाँ पर अब तक भी ऑर्डर पास नहीं किया गया है। बेसिकली कुछ मेंबर थे जिनको यहाँ पर बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ जिनके ऊपर इंप्लीमेंट करना था, तो उसमें डिसीजन नहीं लिया गया, तो उसके चलते यहाँ पर ये केस ओनली आप लोगों को यहीं पर ही नहीं देखने को मिला, और भी जैसे झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, ऐसे कई सारे केसेस यहाँ पर निकल कर आ रहे थे कि स्पीकर साहब जो हैं वो डिसीजन नहीं ले रहे थे। तो इसकी वजह से जो हाईकोर्ट है उनको इंटरफेयर करना पड़ रहा था कि यार ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो उसी के चलते हम लोगों ने यहाँ पर जो डिस्कस किया था वो क्या था, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि आया राम गया राम। हमारी कंट्री में अगर कोई भी पर्टिकुलर जो इंसान है वो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को इंडिपेंडेंटली लड़ता है और फिर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है, या फिर कोई नॉमिनेटेड कैंडिडेट जो है यहाँ पर अगर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है, यहाँ पर इफ दे ज्वाइन ए पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 मंथ ऑफ नॉमिनेशन, ये कैंडिडेट या फिर कोई अपना वॉलेंट्री अपना कोई भी मेंबरशिप छोड़ देता है, या फिर जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी ने बोला कि इस फेवर में वोट डालना है पर उसने वोट नहीं डाला और वोटिंग से वहां एब्सटेन कर दिया, यानी कि वोट डालने ही नहीं गया, तो ये 4 कंडीशन ऐसी है जिसमें यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर लग जाएगा। तो एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब क्या होता है, इसकी सदस्यता छिन जाएगी इस इंसान की। तो 52 यानी कि 52वां संविधान में संशोधन किया गया 1985 में, और 10th शेड्यूल यानी कि 10वां शेड्यूल यहां पर ऐड किया गया। तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं उनके लिए यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्टिकल है 102, और जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उनके लिए है आर्टिकल यहां पर 191। ठीक है, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो स्पीकर होते हैं उनको यहां पर ये पावर दे रखी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आप लोगों को यहां पर याद रखना था कि क्वालिफिकेशन की किस तरीके से डिस्क्वालीफाई करना है, ये पावर किसके हाथ में है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हाथ में है। बाकी अगर स्पीकर ऑफ द जो लोकसभा या राज्यसभा या फिर जो लोकसभा के जो स्पीकर है, राज्यसभा के जो चेयरमैन है, अगर वो छोड़ देते हैं तो इनके ऊपर ये इंप्लीमेंट नहीं होगा, तो अगर अच्छी बात है, इंडिपेंडेंटली वो काम कर पाएंगे। और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अगर आज के डेट में 12 मेंबर है, ठीक है, तो उसके अगर 2/3 मेंबर यहां पर छोड़कर चले गए, तो 3 चौक 12 4 दूनी 8, यानी कि 8 मेंबर उसके छोड़कर चले गए, तो 8 मेंबर 12 में से छोड़कर चले गए, तो इसको डिफेक्शन नहीं माना जाएगा, इसको मर्जर माना जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये किसी और पार्टी में जाकर मर्ज हो गया, तो ये यहां पर इसको भी एंटी डिफेक्शन लॉ है, इसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होगा। पर लेकिन फाइनल डिसीजन यहां पर कौन लेगा, वो लेगा लोकसभा का स्पीकर। सारे शेड्यूल मैंने आप लोगों को बताए थे, तो यहाँ पर 10 शेड्यूल ऐड किया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर याद रखना था। बाकी वीडियो को पॉज कर एक बार सब पर नजर डाल लेना, ताकि लंबे समय तक आप लोग इनको याद रख पाओ। ये इंपॉर्टेंट न्यूज जो निकल कर आई थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, बेसिकली ड्रोन बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी मॉडल की बात की गई, यानी कि जो वैक्सीन डिलीवरी होती है क्यों ना वो ड्रोन से की जाए हमारी कंट्री में, ताकि उन एरिया में जहां पर नॉर्मली इंसान का जाना पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर वैक्सीन डिलीवरी ड्रोन की हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। तो ड्रोन का इस्तेमाल करने की यहां पर बेसिकली बात की गई। तो इसी के चलते इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा भी इस बेसिकली जो लाइफ सेविंग वैक्सीन को किस तरीके से जल्दी लोगों तक पहुंचाना है, इसको सपोर्ट यहां पर किया गया। तो इसी के चलते यहां पर परमिशन मिल गई इंप्लीमेंट करने के लिए मणिपुर और नागालैंड के अंदर में इस पर्टिकुलर चीज को। ठीक है, तो यहां पर अनमैन्ड एयर व्हीकल होता है जिसको UAV भी आप लोग बोलते हैं, या फिर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट बोलते हैं, फिर ड्रोन बोलते हैं, वो सारी चीजें यहीं से निकल कर आती है, तो इसको यूज करने की बात की गई। तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा यहां पर ये बेसिकली परमिशन मांगी गई, तो यहां पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा भी इसको सपोर्ट किया गया। ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज थी जो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस की थी हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा। अभी रिसेंटली हमारी कंट्री की अगर कोई सिटीजनशिप छोड़ना चाहता है, रिनाउंस मतलब छोड़ना चाहता है सिटीजनशिप, तो उसको यहां पर आसान बनाया गया, ताकि पर्सन जो है अगर किसी और कंट्री की सिटीजनशिप लेना चाहता है उसको आसानी से ये प्रोसीजर जो है फॉलो करने में आसानी रहे। तो इसके चलते यहां पर जो MHA के द्वारा इंक्लूड किया गया है कॉलम, जो कि यहां पर बात करेगा सर्कमस्टेंसेस और रीजन, जिसकी वजह से यहां पर जो पर्टिकुलर पर्सन है वो सिटीजनशिप छोड़ना चाहता है, तो अंडर रूल 2019 के अंदर यहां पर चेंज किया गया। तो इसके चलते यहां पर ये पूरा प्रोसीजर देखने को मिला। तो क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, जैसे आप लोगों से बात करें तो पार्ट 2 में हमारे संविधान के अंदर सिटीजनशिप के बारे में मेंशन है,
और इसमें आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 जो है वो सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। तो इसी में अगर किसी को छोड़नी है तो उसके बारे में भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो ये किसके अंदर आता है? जब शेड्यूल आप लोग 7 के अंदर जाएंगे तो 3 लिस्ट हैं, एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये सारे मैटर जो होते हैं सिटीजनशिप के बारे में सेंट्रल लिस्ट के अंदर में आते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है, ना कि कई सारी सिटीजनशिप है, तो इसलिए सारा मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछूं फंडामेंटल ड्यूटीज को कहां पे रखा गया हमारे संविधान में, तो क्या आंसर दोगे आप लोग बताइए जरा। डिस्कस किया था मैंने काफी डिटेल में। आगे चलते हैं, यहाँ पर श्री जो फ्रीसेंट स्कैम के बारे में बात की जा रही है और इन स्कैम को रोका जा सके इसके चलते जो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है जिसके अंदर चीजों को यहाँ पर बेसिकली दुरुस्त बनाने की बात की गई, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको बनाया गया था और ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का और इंडियन बैंक एसोसिएशन का, ताकि लूपहोल जो है उनको यहाँ पर ठीक किया जा सके। पर लेकिन आप लोगों को पता है लूपहोल ढूंढने वाले लूपहोल ढूंढ ही लेते हैं। तो इसके चलते सम बिजनेस जो कोरेस्पोंडेंस है, यानी कि जो बीसी जिनको बोला गया था, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं है तो वहां पर एक बिचौलिया बेसिकली बीसी उसको बोला गया कि वो यहां पर टेक केयर करेगा इन सब चीजों का। पर लेकिन उस बिचौलिया के ही बेसिकली यहां पर दिक्कतें की वजह से यहां पर उसने खुद ही उन्हें की धांधलेबाजी होनी स्टार्ट होगी। तो जो पर्टिकुलर पर्सन जिसके पास में पैसा पहुंचना था उसके पास में तो पैसा पहुंचा नहीं, बीसी के अकाउंट में पैसा जाने लगा और इधर उधर चीजें होने लगी। तो मोस्ट वनरेबल चीज यहां पर देखने को मिलेगी, जो गरीब सेक्शन है सोसाइटी का, उनका पैसा उनके पास में नहीं पहुंचा। तो इसके चलते आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की कई सारी कमियां और खामियां निकलकर सामने आई। तो याद रखना यहां पर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया के द्वारा ज्वाइंट इनिशिएटिव था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक इंडिया बैंक एसोसिएशन के द्वारा मिलकर। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी हमारी कंट्री का जो पासपोर्ट है वो काफी अच्छे से एक तरीके से यहाँ पर दिखाया गया, बेसिकली काफी अच्छे से, मतलब काफी मतलब सही तो नहीं बोल सकते, पर हाँ हमारी कंट्री की जो पोजीशन रही वो 90th रही यहाँ पर मोस्ट पावरफुल जो पासपोर्ट के बारे में बात करें। ये जो रैंकिंग है इसको बोलते हैं यहाँ पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, तो हमारी कंट्री की पोजीशन 90 रही, यानी कि 90 रही यहाँ पर। तो एक तरीके से हमारी कंट्री के द्वारा वीजा फ्री ट्रेवल है आज के डेट में 58 कंट्रीज के अंदर, और इंडिया शेयर करता है तजाकिस्तान और बुर्किना फासो के साथ में रैंक। अगर बात करें इंडिया की जो रैंक है वो 85th है इस इंडेक्स के अंदर में। अगर बात करें 2020 में 84 थी, 2019 में यहाँ पर 82 थी, तो ये आज के डेट में 85th रैंक आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये जो कंडीशन है यहाँ पर जापान और सिंगापुर ये टॉप पोजीशन पर आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे, क्योंकि दोनों जो है यहाँ पर पासपोर्ट होल्डर जो है इनके वो ट्रेवल कर सकते हैं 192 कंट्री के अंदर में वीजा फ्री, यानी कि अगर किसी के पास में जापान और सिंगापुर का पासपोर्ट है आज के डेट में तो वो पर्सन जो है 192 कंट्री के अंदर उनको वीजा लेने की जरूरत नहीं है। तो ये काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। दूसरे नंबर पर है साउथ कोरिया और जर्मनी, यहाँ पर ये आप लोगों को सेकंड पोजीशन पर एक साथ नजर आएंगे, यानी कि पहले नंबर पर हो गए जापान और सिंगापुर, दूसरे नंबर पर हो गए साउथ कोरिया और जर्मनी, और बाकी नीचे से अगर टॉप करोगे आप लोग यहाँ पर तो नीचे से आप लोग को देखने को मिलेगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जब से तालिबान आया तो और भी कंडीशन खराब हो गई है। इसी के साथ में इराक हो गया, सीरिया हो गया, पाकिस्तान हो गया और यमन हो गया, ये काफी नीची कैटेगरी में आप लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जापान जो है तीसरी साल लगातार यहाँ पर टॉप पोजीशन पर बना हुआ है इस पर्टिकुलर इंडेक्स के चलते। हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स है ये अगर इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर एक तरीके से आपका पासपोर्ट इस तरीके से देखा जाता है ताकतवर कि आपको बिना वीजा लिए हुए ही आप लोग अपने पासपोर्ट से ही किस कंट्री में एंट्री कर सकते हैं, तो इसके बेस पर यहाँ पर देखा जाता है। तो याद रखना हमारी कंट्री के लिए 58 कंट्री टोटल ऐसे जहां पर वीजा फ्री ट्रेवल देखने को मिलता है, तो इसके वजह से हमारी जो पोजीशन है वो 90th पोजीशन और आप लोगों को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने बताया था अगर लिखने के लिए कुछ आ जाता है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यूज कर सकते हैं, शिफ्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है। यानी कि हमारी कंट्री में अगर बात करें, अगर आप लोगों को लिखना है तो एक रिपोर्ट थी इंडिया पाथ टू पावर स्ट्रेटजी इन द वर्ल्ड यहाँ पर एड्रिफ्ट, यानी कि एक तरीके से जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है हमारा पाथ क्या हो सकता है पावर पर पहुंचने के लिए। तो एक तो शिफ्ट होगा ग्लोबल इकोनॉमी में, हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा चाइना, इंडिया, डिफेंस, यूरोपियन यूनियन, यूएसए के साथ में जो भी हेजेमनी है उसको खत्म होते हुए आप लोग देख पा रहे होंगे। रीइंफोर्स करना मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए, मेंटेन करना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी कि आज की डेट में ऐसा होना चाहिए कि हम लोग को अपनी खुद की ऑटोनॉमी रही, यानी कि जापान और यूएसए के साथ में पार्टनरशिप में आके हम लोग अपनी ऑटोनॉमी जो है वो एक तरीके से गवा बैठे हैं, ठीक है। अपने आप को एक तरीके से कीप अप करना विद ग्लोबलाइजेशन, यानी कि मिलकर काम करेंगे सबको, ठीक है। मैनेज करना नेबरहुड फर्स्ट वाली पॉलिसी और प्रिवेंट करना डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को, ताकि फॉरेन पॉलिटिक्स पर इंपैक्ट न डाले। जैसे कि यहां पर आप लोगों ने देखा कि श्रीलंका के साथ में रिलेशन और बांग्लादेश के साथ में रिलेशन वो तमिलनाडु और काफी हद तक वेस्ट बंगाल के साथ में हमारे जो राज्य हैं उनको काफी ज्यादा इंपैक्ट करते हुए नजर आते हैं। तो ये इंटरनल पॉलिटिक्स का जो इंपैक्ट है वो एक्सटर्नल पॉलिटिक्स पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है।
कुछ इंपोर्टेंट यहाँ पर अमेंडमेंट किए गए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जो एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। इसके तहत यहाँ पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है 1980, उसके तहत कुछ कई सारे चेंज लेकर आए गए। यहाँ पर अगर बात करें कई सारे चेंज में कुछ चेंज ऐसे देखने को मिलेंगे, जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर जो एरिया अगर बात करें इसको फॉरेस्ट लैंड अगर डिक्लेयर कर दिया गया है, तो फॉरेस्ट जो लिस्टेड की गई स्टेट के द्वारा 1996 तक का, तो कंटिन्यू यहाँ पर फॉरेस्ट लैंड रहेगी। पर लेकिन अगर कोई लैंड ऐसी है जो कि रेलवे को मिल गई या मिनिस्ट्री ऑफ रोड को मिल गई बिफोर 1980, तो उसको फॉरेस्ट लैंड कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहां पर डेवलपमेंट का काम अभी देखने को मिलेगा जो कि यहां से निकल कर आएगा। ठीक है, इसी के साथ में बात की जा रही है लैंड फॉर स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी जो प्रोजेक्ट नेशनल इंपोर्टेंस के, यानी कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो कि हमारे देश के लिए काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर, तो उसके लिए बात की जा रही है यहाँ कि उसको एग्जेम्पशन नहीं लेना पड़ेगा। पहले यहाँ पर एक तरीके से एग्जेम्पशन लेना पड़ता था कि हम लोग काम कर सकते हैं, तो इसके चलते भी आसानी से वो अपना काम आगे कर पाएंगे। इसी के साथ में अभी यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये बोलेगी, कोई फॉरेस्ट है, अगर फॉरेस्ट के अंदर कोई भी यहां पर तेल का भंडार निकल गया, तो उसके अंदर जाकर खुदाई आप लोगों को नहीं करनी है, उसके बाहर से ही आप लोग पाइप ले जाकर वहां से खुदाई कर जैसे भी टेक्नोलॉजी को यूज कर आप लोग ये काम कर सकते हैं। अंदर से आप लोगों को यहां पर परमिशन नहीं मिलेगी, तो ये बातें यहां पर बोलेगी, तो उसके चलते यहां पर ये काफी ज्यादा न्यूज में था, तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज यहां पर निकल कर आई थी ये थी पीएम मित्रा से। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली आज की डेट में अगर बात करें तो इसके लिए 4445 करोड़ रुपए दिए गए, और हमारी कंट्री में बेसिकली मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल जो रीजन है उस अप्रैल, खासकर अगर बात करें टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा और अप्रैल वाला जो रीजन है यहाँ पर, तो इसके चलते इसका नाम दिया गया। इसके चलते हम लोग अपनी ही कंट्री में खासकर मैन्युफैक्चरिंग करना, वेविंग करना, प्रिंटिंग करना, ये सारी चीजें एक वन लोकेशन पर होना चाहिए। जैसे आप ना किसी आज के में मॉल के अंदर जाते हो, खाना भी खा लेते हो, शॉपिंग भी कर लेते हो, मूवी देख लेते हो, ठीक है, उसी के अंदर आज के में जिम भी देखने को मिल जाते हैं, तो सारी चीजें एक जगह इकट्ठी मिल जाना, तो उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो अगर बात करें यहाँ पर इंक्लूड किया गया है इसके लिए, जैसे कि 500 करोड़ रुपए जो है वो ग्रीनफील्ड जो मित्रा पार्क के लिए रहेंगे, और 200 करोड़ रुपए जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे ब्राउन फील्ड के लिए, यानी कि जहां पर ऑलरेडी कुछ ना कुछ काम हो चुका है। एडिशनल 300 करोड़ जो है यहाँ पर ये कॉम्पिटिटिवनेस जो इंसेंटिव सपोर्ट के रूप में देखने को मिलेंगे, और इसी के साथ में यहां पर और भी कई सारे प्लांट के बारे में बात की जा रही है, जिससे काफी सारे फायदे देखने को मिलेंगे, यानी काफी अच्छे लेवल पर चीजों को सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, जिसकी वजह से ये न्यूज में तो आइडिया आप लोग रख सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर ये रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में है, इसके बारे में बात की जा रही है कि कोयले की कमी काफी ज्यादा देखने को मिली कई सारे एरिया में, तो इसके बारे में ये बोला गया कि आने वाले टाइम में जो थर्मल स्टेज, जो थर्मल पावर है वो यहाँ पर नहीं मिलने वाली है, उसके चलते फ्यूल शॉर्टेज काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो रीजन क्या था कि हमारे देश में कोयले की इतनी कमी देखने को मिली, तो सबसे पहले तो ये था कि जो एक तरीके से डिमांड है उसमें एक तरीके से यानी कि कमी आ गई, कई जगह ऐसा भी देखने को मिला, ठीक है, कई जगह ऐसा देखने को मिला, एक यानी मिसमैच देखने को मिलता है, जहां डिमांड जितनी है वहां उतनी सप्लाई नहीं है, ठीक है, कहीं जगह आप लोग को बारिश होने की वजह से फ्लड काफी ज्यादा हो गया, तो इसकी वजह से इंपोर्ट वहां से नहीं कर पाए, ऐसी भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिली। तो कई सारे ऐसे मुद्दे यहां पर बन जाते हैं जिसके चलते प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आती है, ठीक है। तो इसका जो इंपैक्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज पर देखने को मिलेगा, क्योंकि उससे बिजली बनाई जा रही है, तो जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन हो रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, और इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट बढ़ने के साथ साथ में दिक्कतें देखने को मिल जा रही है। तो इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो खासकर जहां जहां पर अगर बात करें हमारी कंट्री में खासकर अंडर डेवलप्ड एरिया में, तो एनर्जी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पावर क्राइसिस अगर देखने को मिल रहा है तो काफी इंपैक्ट पड़ेगा, तो उसी के चलते बोला गया जल्दी से जल्दी चीजों को सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए। और खासकर ये भी बोला गया सोलर एनर्जी का यूज किया जा सकता है, खासकर उन एरिया में जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को सही तरीके से सही एरिया में प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, तो कई सारे ऐसे मुद्दे देखने को मिले। तो ये हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस की थी। अच्छा, मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था कोयला कई तरीके का होता है, ठीक है, जैसे एंथ्रासाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, ठीक है, तो इसमें आप लोगों को ये घटते हुए से बढ़ते हुए क्रम में इसको लिखे देखता हूं कौन बताते हैं। यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, जिसमें वाटर क्वांटिटी के बेस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। इंपॉर्टेंट न्यूज थी, हम लोगों ने यहां पर डिस्कस की थी राजस्थान के अंदर अभी राइट टू हेल्थ के बारे में बात की गई थी। और राइट टू हेल्थ के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो आर्टिकल 21 आप लोगों के सामने निकल कर आता है पार्ट 3 में, जब हम लोग जाते हैं संविधान के अंदर में, तो ये राइट टू हेल्थ का क्या मतलब हो गया, यानी कि पर्टिकुलर पर्सन जो है अगर देश का सिटीजन है तो उसका हक बनता है कि उसको जो है हम लोग बेसिकली हेल्थ के बारे में सपोर्ट प्रोवाइड कराएं। तो उसी के चलते यहां से ये बातें निकल कर आई थी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कई सारी यहां पर बातें डिस्कस की थी राइट टू हेल्थ के बारे में। आप लोगों को ये बताना है डीपीएसपी में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, डीपीएसपी, ठीक है, तो डीपीएसपी तो इसमें क्या डिस्कस किया था, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। पार्ट 4 के अंदर आप लोग यहां पर देखने को मिलता है कौन कौन से आर्टिकल थे जो इसके हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि ये तो हो गया आप लोगों का हक जो कि फंडामेंटल राइट हो गया 21वां, पर लेकिन इसी के साथ में हम लोगों ने बात की थी डीपीएसपी के अंदर भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के, जिसमें बोला गया था कि एक पर्टिकुलर पर्सन का हक है यहां पर बेसिकली, तो यहां पर स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके द्वारा हम लोगों ने देखी थी, ये आप लोगों को बताना है।
नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिसेंटली पहली मलेरिया वैक्सीन जो थी यहाँ पर ये सामने निकाल कर लाएगी मलेरिया की बीमारी को टैकल करने के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोगों ने यहाँ पर देखी थी, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका जो नाम रखा गया था वो था यहाँ पर मोस्क्यूरिक्स, ठीक है, मोस्क्यूरिक्स RTS यहाँ /1SO1। तो ये तो ट्रेड, ये तो वैसा नेम था, बस ट्रेड नेम था इसका मोस्क्यूरिक्स। तो ये बोला गया था काफी लार्ज स्केल पर ये फायदा पहुंचाने वाली है आने वाले टाइम में, खासकर अगर देखा जाए तो ये इस तरीके से आगे आने वाले टाइम में खासकर उन रीजन के जहां पर काफी ज्यादा मच्छर जनित बीमारी की वजह से जो दिक्कतें निकल कर आती है। तो मोस्क्यूरिक्स के बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और जिस पर्टिकुलर जो मच्छर के लिए बेसिकली देखने को मिलेगी तो है प्लाज्मोडियम, ये है यहाँ पर फैल्सीपेरम पैरासाइट, ठीक है, जिसको हम लोगों ने पी फैल्सीपेरम पैरासाइट के नाम से भी जाना था, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट दवाई है जो कि WHO के द्वारा अभी यहाँ पर इसको सपोर्ट किया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोगों ने डिस्कस की थी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा अभी यहाँ पर कंबाइन किया गया एरिया जिसको बोलता है गुरु घसीदास नेशनल पार्क के साथ में यहाँ पर तामोर पिंगला, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज ए टाइगर रिजर्व के तौर पर हम लोगों ने देखी थी, ठीक है। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है किसके अंडर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में आती है। तो इसके द्वारा यहाँ पर ये स्टेप उठाया गया था। तो अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के ये आप लोगों को, इसी के साथ में मध्य प्रदेश और झारखंड के ये बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जो अप्रूवल किया गया यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 का उसके हिसाब से यहाँ पर अप्रूवल किया गया था। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया रखेगा, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्कीम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्वदेश दर्शन, यानी कि अपने देश के दर्शन आप लोगों को करने हैं। तो टूरिज्म जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा 5 प्रोजेक्ट यहाँ पर, जिसके चलते 325 करोड़ रुपए यहाँ पर बेसिकली बुद्धिस्ट सर्किट को डेवलप करने के लिए दिए थे। तो मैंने बताया था ना कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर में बुद्धिस्ट सर्किट को डेवलप करने की बात की जा रही थी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, ठीक है। तो कई सारे सर्किट बनाए जा रहे हैं ताकि हमारे देश में लोग जो है उसके साथ में मिलकर अपनी जिंदगी को आगे लेकर चल सकें, खासकर कल्चर के साथ में कनेक्ट कर सकें। तो देखो अपना देश भी यहाँ पर एक ऐसा ही पार्ट था जो कि हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया था। तो ये भी इसी के साथ में कनेक्ट कर हम लोगों ने देखा था। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। काफी सारी चीजें थी, जैसे कि हम लोगों ने बोला था कि स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया में बेसिकली बात करें, और यहाँ पर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। तो ये सारी यहीं से ही चीजें निकल कर आ रही थी, जिसके चलते एक सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, जिसके चलते हमारी कंट्री में यहाँ पर एक खासकर इस पर्टिकुलर फील्ड में काफी अच्छे से चीजों आप लोगों को देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भी अगर बन जाते हैं कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने 6th एडिशन था यहाँ पर इंडिया यूके की ज्वाइंट जो यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज थी यहाँ पर, जिसका नाम था अजय वॉरियर, ठीक है। तो अजय वॉरियर का 6ठा संस्करण कहां पर हुआ, ये उत्तराखंड में आप लोगों को देखने को मिला। इंडिया और यूके के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो 2 डे की यहाँ पर बायलेटरल ये पैसेज एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिली थी, जिसका नाम पैसेज हम लोगों ने दिया था। तो ये बे ऑफ बंगाल वाली साइड में आप लोगों को देखने को मिलती। ऑल्टरनेटिव अगर बात करें यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के अंदर अगर बात करें तो ये एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलती है, एक बार इंडिया में और एक बार यूके के अंदर में। और भी मैंने बात की थी यहाँ पर इंडिया और यूके के बीच में, जैसे कि यहाँ पर कोनकन के बारे में बात की थी और इंद्रधनुष। तो यहाँ पर ये नेवल एक्सरसाइज है और ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है। तो इंडिया और यूके के अगर डिफेंस रिलेशन के बारे में आप लोगों को कुछ लिखने के लिए आ जाता है तो ये सारी बातें बेसिकली मैंने आप लोगों के सामने रखी थी। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डिटेल में हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कस की थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी कि इंडिया के द्वारा रिसेंटली ज्वाइन किया गया हाई एम्बिशन कोएलिशन, ये नेचर और लोगों के बारे में बेसिकली बात करता है। तो इसमें अगर बात करेंगे तो इंडिया जो है वो फर्स्ट यहाँ पर जो ब्रिक कंट्री है ना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जो 5 कंट्री है उसमें पहला देश इंडिया बन गया जिसके द्वारा इसको ज्वाइन किया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये 2 मुद्दों पर काम करता है, इन्वायरमेंट के लिए भी और लोगों के लिए भी। तो यहाँ पर 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। कोस्टरिका और फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर यहाँ पर काम कर रहे थे। तो अगर को चेयर किया गया कोस्टरिका और फ्रांस के द्वारा, तो यहाँ पर एक एरिया तो इनके द्वारा और दूसरा जो ओशन वाला एरिया था वो यहाँ पर बेसिकली चेयर किया गया था ब्रिटेन के द्वारा। तो ये एक प्रोग्राम मैंने आप लोगों को बताया था 30x30, ये इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। 30x30 टारगेट किसका है, तो 30x30 टारगेट में ये था कि 30% वर्ल्ड की जो लैंड है वो प्रोटेक्ट करनी है और ओशन लगभग 30% ओशन आप लोगों को प्रोटेक्ट करना है। तो ये टारगेट किसका था, ये हाई एम्बिशन कोएलिशन यानी कि HAC का ये टारगेट था यहाँ पर, जिसका इंडिया अभी रिसेंटली मेंबर बना है। तो ये इंपॉर्टेंट जो बातें थी, ये कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। डिटेल में मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी, तो कोई भी माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पर हमारी कंट्री में जो HAL है यहाँ पर, जिसको बोलते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसके द्वारा अभी यहाँ पर डिलीवर किया गया इसरो को सेमी क्रायोजेनिक जो प्रोपेलेंट टैंक होता है यहाँ पर, जिसको बोला गया था SC120 LOX, ठीक है। तो ये इसरो को यहाँ पर दिया गया। तो ये काफी हेल्प करेगा इसरो को उसके प्रोजेक्ट लॉन्च करने में। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर जाना था। GSLV जो हम लोगों का मैक 3 था उसके बारे में आप लोगों से बात की थी। ये सबसे हैवी सैटेलाइट यहाँ पर उठा सकता है बेसिकली, ये जो व्हीकल है जिसको हम लोगों ने देखा था कि बाहुबली के नाम से भी हम लोग जानते हैं।
इंपॉर्टेंट बात यहां पर इसके अंदर क्या थी जो मैंने बताया था कि क्रायोजेनिक जो इंजन होता है यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सेमी क्रायोजेनिक इंजन जो है वो रिफाइंड केरोसिन यूज करता है इंस्टेड ऑफ यानी कि लिक्विड हाइड्रोजन यूज नहीं करता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा था जो आप लोग याद रखिए। क्रायोजेनिक जो रहता है वो यहां पर बेसिकली क्या करता है, वो लिक्विड हाइड्रोजन यूज करता है, पर सेमी क्रायोजेनिक जो रहता है वो रिफाइंड केरोसिन यहां पर यूज करता है। तो ये डिफरेंस आप लोग बेसिकली याद रखिएगा। आगे यहां पर बात करते हैं अब्दुल कादिर खान के बारे में जो कि पाकिस्तान के हैं। ये अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है। इनको फादर ऑफ पाकिस्तान भी यहां पर बोला जाता है, जिसके बारे में मैंने कई सारी बातें डिस्कस की थी। इनको फादर ऑफ पाकिस्तान बेसिकली न्यूक्लियर बॉम्ब बोला जाता है, बॉम्ब एटम बॉम्ब का फादर बोला जाता है इनको पाकिस्तान के अंदर में। और इनको पाकिस्तान का हाईएस्ट अवार्ड भी दिया गया जिसको बोला गया यहां पर निशान इम्तियाज, ठीक है। तो पर लेकिन दूसरी कंट्री में अगर आप लोग जाओगे तो इनको चोर बोला जाता है, खासकर वेस्टर्न कंट्री में, क्योंकि वहां पर जब ये काम किया करते तो वहां से चुरा कर लेकर आए टेक्नोलॉजी और इनके द्वारा अपने देश में इसको यूज किया गया, तो इसलिए वेस्टर्न वर्ल्ड में इनको चोर भी बोलते थे। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारी कंट्री की अगर बात करें तो 1974 में मैंने बात की थी कि पोखरण में हमारा टेस्ट किया गया स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। 1998 में हमारा ऑपरेशन था, यहाँ पर ऑपरेशन शक्ति मैंने डिस्कस किया था। तो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जो नो फर्स्ट यूज वाला हमारा फंडा हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। इंडिया जो है 156 अगर न्यूक्लियर वार हेड है उसमें से, तो अपनी कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी यहां पर बेसिकली 160 के साथ में पाकिस्तान 165 है। तो पाकिस्तान की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जैसे हमारी है नो फर्स्ट यूज, तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है। ऑल ओवर वर्ल्ड में मैंने बात की सबसे ज्यादा रशिया के पास में, फिर यूएसए के, फिर चाइना के, फिर फ्रांस के, फिर यूके के, फिर पाकिस्तान और फिर इंडिया का नंबर आता है। और हमारे बाद में इजराइल और नॉर्थ कोरिया, यानी कि 9 ऐसे जो वर्ल्ड में कंट्री है जिनके पास में न्यूक्लियर पावर है आज के डेट में। और इनमें से यहाँ पर जो 3 कंट्री है पाकिस्तान और इसी के साथ में यहाँ पर नॉर्थ कोरिया और ईरान को भी इनके द्वारा टेक्नोलॉजी बेसिकली दी गई थी। ईरान सक्सेस नहीं हो पाया यूएसए की वजह से और कई सारी वेस्टर्न कंट्री की वजह से, पर लेकिन नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान जो है वो इनकी वजह से बॉम्ब बनाकर निकल गए, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है, इनको चोर बोला जाता है यहाँ पर ये ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर में, कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को चुराकर यहाँ पर लेकर आए, ना कि अपनी क्षमता से बनाया। जैसे इंडिया ने क्या किया, अपनी क्षमता से अपने आप हम लोगों ने चीजों को डेवलप किया, पर लेकिन यहाँ पर इनको चोर बोला गया। वैसे तो नोबेल प्राइज के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, पर कुछ कुछ पॉइंट मैंने आप लोगों के अलग से भी कवर कर दिए थे। उस वीडियो को जरूर देखिए जिसमें सारे नोबेल प्राइज मैंने कवर कर रखे हैं। 2021 में नोबेल प्राइज इन जो इकोनॉमिक्स यहां पर दिया गया, ये कैनेडियन बोर्ड डेविड कार्ड था इनका नाम, जिनको दिया, और इनको बेसिकली यहां पर ये लेबर इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। बाकी 2 पर्सनैलिटी और थे जिनको यहां पर नोबेल प्राइज मिला। इजरायली अमेरिकन थे जिनका नाम था यहां पर जोशुआ डी एंग्रिस्ट, और इसी के साथ में डच अमेरिकन थे जिनका नाम था यहां पर ग्यूडो डब्ल्यू एम्बियंस, ठीक है। तो इनको यहां पर बेसिकली इनको भी यहां पर जो नोबेल प्राइज मिला, तो इनके द्वारा यहां पर जो मेथोडोलॉजी थी उसको बेसिकली एनालिसिस किया गया कि क्या कंट्रीब्यूशन रहता है कैजुअल रिलेशनशिप का बेसिकली इन सब चीजों के अंदर में, ठीक है। और 2020 का मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था पॉल आर जो मेलेग्राम, इसी के साथ में रॉबर्ट वी विल्सन, इनको जो दिया गया था ऑक्शन फॉर्मेट कैसे होता है, यानी कि बोली लगाई जाती है किसी चीज को हम लोग जब उसकी नीलामी करते हैं तो किससे किस तरीके की थ्योरी पर आप लोगों को उसको लेकर चलना चाहिए, इसके बारे में इन्होंने बात की थी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो याद रखना कि इकोनॉमी वाला नोबेल प्राइज कहने के लिए नोबेल प्राइज होता है, पर लेकिन ये नोबेल प्राइज के साथ में नहीं स्टार्ट किया गया था। इसको 1968 में स्टार्ट किया गया था, अल्फ्रेड नोबेल की याद में इसको दिया जाता है, पर लेकिन स्विस सेंट्रल बैंक के द्वारा इसको यहां पर स्टार्ट किया गया उसी पैटर्न में, ठीक है। पर लेकिन उससे डिफरेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। कहने के लिए नोबेल प्राइज बोल देते हैं, पर लेकिन रियलिटी में ये डिफरेंट है उससे, ओके। याद होगा आप लोगों को मेघालय के अंदर मैंने एक रिवर के बारे में बात की थी। मेघालय के अंदर यहां पर एक रिवर थी जिसको डिटॉक्सी किया गया अभी पायलट प्रोजेक्ट चलाकर, यानी कि इसके अंदर से जो काफी ज्यादा जो चीजें थी, उल्टी सीधी चीजें मिली हुई थी, उनको यहां से निकाला गया, और इसका नाम है लुक्खा रिवर। तो लुक्खा रिवर कहां पर है, मेघालय के अंदर है, और कहां पर देखने को मिलते हैं, तो जयंतिया जो हिल है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये जो प्रोजेक्ट यहां पर चलाया गया, इसमें बेसिकली यूज किया गया फाइटो रेमिडिएशन। फाइटो रेमिडिएशन एक तरीके से प्रोसीजर होता है जिसमें नेचुरल पेड़ पौधे लगाकर जो डिटॉक्सिक किया जाता है चीजों को। मैंने बताया था ना, जैसे कि अगर आप लोगों से डिस्कस किए तो सूरजमुखी का जो पौधा है उसको लगाकर क्या निकाला जाता है, बताइए जरा, देखता हूं किस किसको याद है, ठीक है। डिस्कस किया था मैंने। तो सूरजमुखी का पेड़ लगाकर क्या निकाला जाता है, क्या डिटॉक्स किया जाता है, वो मैंने डिस्कस किया था, बताइए जरा उसके बारे में। और यहां पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड यूज किया गया, और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह था, अगर एक्वेटिक लाइफ यानी कि समुद्र के अंदर, अगर झील के अंदर कोई जिंदा रहना है तो उसकी जो पीएच वैल्यू है वो 6.5 से लेके 8.5 तक होनी चाहिए। तो ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो ये पीएच वैल्यू के बारे में आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में मैंने डिस्कस किया था लेबर ब्यूरो और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा यहां पर बेसिकली ये अभी इशू किया गया है, ये QES, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट जो सर्वे। तो इसमें बताया गया था कहां पर कितनी जॉब बढ़ रही है और कहां पर घटी है।
तो आईटी जो यहाँ पर आईटी बीपीओ के अंदर बोलता 152% बढ़ी है, हेल्थ के अंदर 77%, एजुकेशन के अंदर 39, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 22, ट्रांसपोर्ट के अंदर 68, कंस्ट्रक्शन के अंदर 42, फाइनेंशियल सर्विस के अंदर 48, बाकी का जो ट्रेड है और रिकंस्ट्रक्शन है उसके अंदर यहाँ पर नेगेटिव देखने को मिला था। तो ये बातें मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर बन सकता है, हल्का सा आइडिया रखिएगा। और इसके अंदर जो यूज किया गया था ये याद रखिएगा, 6th इकोनॉमिक सेंसस यहाँ पर इसके लिए यूज किया गया था, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर बेसिकली वॉर्न किया गया कि आज की डेट में कोविड-19 के चलते जो अमीर हैं वो सही है, जो गरीब हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिली। तो अमीरों और गरीबों के बीच में जो डिवाइड देखने को मिला इसको डिजिटल डिवाइड बोला गया, यानी कि अमीर जो है वो डिजिटली चीजों को एंजॉय कर रहे हैं और गरीब जो है उनके बच्चे स्कूल में भी नहीं जा रहे हैं। तो राइट टू एजुकेशन का हनन यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो उसी के चलते रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहां पर बेसिकली गवर्नमेंट की कि वो इसको इंप्लीमेंट किया जाए। और एजुकेशन के बारे में याद रखिएगा, जब संविधान के अंदर जाएंगे 7th शेड्यूल के अंदर, तो उसमें 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर एजुकेशन आता है, पहले एजुकेशन जो था वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता था, पर लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर डाला गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 1976 में। पर्पज इसका क्या था? पर्पज ये था कि सेंटर और स्टेट जो है वो दोनों मिलकर यहां पर काम कर सके, तो इसलिए इसके साथ में इसको मिलाकर यहां पर डाला गया, ठीक है। पर लेकिन आगे भी अगर लेकर चले तो अभी भी यहां पर हम लोग ढंग से चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करा पा रहे हैं। तो इसके चलते 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी किया गया था 2002 में, जिसके चलते हमारी कंट्री में राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बनाया गया बच्चों के लिए, जो कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए इसको राइट बेसिकली फंडामेंटल राइट बनाया गया। आर्टिकल 21A जो है ये बेसिकली यहां पर इसके अंदर पार्ट 3 के अंदर इसको रखा गया, क्योंकि फंडामेंटल राइट तो पार्ट 3 के अंदर है, तो उसी के अंदर इसको बेसिकली राइट टू लाइफ वाले पार्ट के अंदर इसको डाला गया। राइट टू एजुकेशन भी 2009 में एक एक्ट भी बनाया गया इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। पार्ट 4 में जब आप लोग जाएंगे तो आर्टिकल 45 और आर्टिकल 39F जो है ये यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि सबको इक्विटेबल और एक्सेस यहां पर एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो इसमें भी बातें की गई है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है जब सारी चीजें फंडामेंटल राइट भी है, डीपीएस भी है आप लोगों के पास में, तो फिर इतना ज्यादा डिजिटल डिवाइड क्यों देखने को मिला? तो ये तो गलत बात है, तो इसके ऊपर आप लोगों को काम करना चाहिए। अच्छा, मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था यहां पर जो मैटरनिटी लीव जो महिलाओं को दी जाती है वो कौन से आर्टिकल से निकल कर आती है, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बात की थी, ये बात की थी हम लोगों ने नासा के बारे में। तो नासा के द्वारा यहां पर अभी एक प्रोजेक्ट के बारे में बात की गई जो कि काफी इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट किसके लिए था? ये प्रोजेक्ट था बेसिकली जुपिटर जो ट्रोजन एस्टेरॉयड है उसके लिए। तो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, नासा का प्रोजेक्ट है जो कि लूसी, याद रखिएगा, इसको लॉन्च करने की बात की जा रही है ताकि यहां पर चीजों को आइडेंटिफाई किया जा सके। तो जो जुपिटर है वो याद रखिएगा, जब आप लोग सूरज से चलेंगे तो यहां पर 5वें नंबर का ग्रह देखने को मिलेगा, और इधर से आप लोग जाएंगे तो 3 और देखने को मिलेंगे, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इनको बेसिकली गैसियस ग्रह भी बोला जाता है। एस्टेरॉयड बेल्ट के जो इधर होते हैं गैसियस ग्रह की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ये गैस के अडंबर एक गोले की तरीके से होते हैं। और जब यहां पर एक्सोप्लैनेट में आप लोग जाते हैं तो यहां पर क्यूपर बेल्ट भी आप लोगों को देखने को मिलती है। अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम लूसी बेसिकली इनके द्वारा दिया गया है। तो इसके चलते चीजों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। एटलस V401 रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाना है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और एक जूनो भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, याद है ना, जूनो भी नासा का ही प्रोजेक्ट था जुपिटर के लिए, जो सबसे पहले लॉन्च किया गया, यहाँ पर रिसेंटली अभी लॉन्च किया गया 2011 में, और 2016 में पहुंचा था वो यहाँ पर बेसिकली इसके ऊपर, वो है यहाँ पर अभी फिलहाल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा था जो कि आप लोग कंफ्यूजन में नहीं आना है, ठीक है। तो इसके चलते आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछ लिए तो जो याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर इंडोनेशिया में हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पर किसके बारे में, जेवियन गिबन के बारे में, ठीक है। जेवियन गिबन, इनको यहाँ पर बेसिकली इनको यहाँ पर हाइलोबेट्स मोलूच के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ये काफी ज्यादा दिक्कत में देखने को मिले, तो इनका जो हैबिटेट वगैरह है वो बेकार हो रहा है, तो इसके चलते इनके ऊपर काम करने की बहुत कोशिश की गई, क्लाइमेट के चलते भी। ये बेसिकली 2 पर्पज की वजह से काफी ज्यादा घट रहे हैं। एक तो मीट इनकी खाई जाती है काफी लार्ज स्केल पर, दूसरा पेट ट्रेड किया जाता है इनका, यानी कि एक तरीके से इनको यूज करके एक तरीके से लोग नहीं, एक तरीके से जो घर में पालतू जानवर रखते हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर बात करें यहाँ पर जावियन गिबन के बारे में, तो ये जावा इंडोनेशिया के अंदर जो आइलैंड है वहां पर मेनली देखने को मिलता है। आप लोग देखते हैं इंडोनेशिया हो गया, ये हो गया जावा के अंदर इंडोनेशिया की कैपिटल भी है आइलैंड के अंदर, जकार्ता जिसको आप लोग बोलते हैं। तो यहां पर ये इंडिया के अंदर नहीं पाया जाता है, इंडिया के अंदर जो पाया जाता है उसको बोलते हैं यहां पर हुलुक गिबन। हमारी कंट्री के अंदर हुलुक गिबन ओनली पाया जाता है जो इंडिया के अंदर, बाकी ये है रिसेंटली अभी न्यूज में। तो सिल्वर गिबन यहां पर इसको जावियन गिबन बोलते हैं, नॉर्मली पेयर के अंदर ये पाया जाता है, और बोला जा रहा है 4000 के करीब अभी इनकी संख्या बची हुई है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गए थे 2004 में, पर लेकिन रिकवर किया तो फिर इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ गए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की लिस्ट के हिसाब से, पर लेकिन बाद में चलकर फिर से अब लग रहा है कि इनकी संख्या डिक्रीज हो रही है, तो फिर से यहाँ पर ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हुए आप लोग को मिल सकते हैं, ठीक है। देखो कितना क्यूट लग रहा है। आइए आगे चलते हैं, ठीक है।
आगे बात करते हैं यहाँ पर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर बेसिकली बोला गया है कि अभी रिसेंटली जो एयर की क्वालिटी है दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया, ये केस आया था यहाँ पर कि एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 का केस, उसमें बोला गया था कि चीजें आप लोग को सुधारनी है, तो इसके ऊपर काम करना है। तो ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के बारे में बात की गई थी। तो अभी यहाँ पर वेरी पुअर, सीवियर, ये सारी कैटेगरी देखने को मिलती थी। तो अभी सीवियर प्लस या फिर इमरजेंसी कैटेगरी भी इसके अंदर ऐड की गई है, ताकि यहाँ पर चीजों को तुरंत एक्शन लिए जा सके एयर क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ताकि यहाँ पर दिक्कतें न देखने को मिले। तो उसके चलते यहाँ पर ये सारी चीजें की जा रही है। और अभी रिसेंटली जब सर्दियां आती है, आप लोग को पता है यहाँ पर घास पुआल वगैरह जलाए जाते हैं आसपास वाले रीजन में, तो उसको लेकर भी कई सारी चिंताएं इनके द्वारा दिखाई जाती है, जिसके चलते दिक्कतें देखने को मिलती है। तो वो भी काफी बड़ा मुद्दा रहता है, ठीक है। बाकी याद रखिएगा यहाँ पर मॉडरेट की बात की जाती है, वेरी पुअर, सीवियर और इमरजेंसी की कैटेगरी में भी यहाँ पर चीजों को डाल दिया गया है कि तुरंत कोई ना कोई एक्शन लेना है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा बोला गया कि जो गिलोय होता है, जिसको गुडुची के नाम से भी जानते हैं, ये सेफ है यूज करने के लिए। बाकी बात करें तो यहाँ पर टिन सोप्रा जो है उसको बोला गया टिन सोप्रा क्रिस्पा, ये यहाँ पर हार्मफुल होता है, जो कि इसी के जैसा है। तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो टिन सोप्रा जो यहाँ पर जो गिलोय है उसके यहाँ पर टिन सोप्रा कोर्डिफोलिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी काफी अच्छी इसके अंदर पाई जाती है। इन्फेक्शन, फीवर, डायरिया, डायबिटीज, इन सब में इसको यहाँ पर यूज करते हैं। तो इसके साथ में कंफ्यूज होकर इसका बेसिकली दुर्प्रचार किया जा रहा था, जिसकी वजह से मिनिस्ट्री को सामने आकर बातें बोलनी पड़ी कि ये सब गलत है, ठीक है। इसकी वजह से न्यूज में था। ओके, ये काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किया था। आजादी का अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए हमारी कंट्री में जो इंडियन सैंडलवुड है, सैंडलवुड मतलब चंदन, ठीक है, तो चंदन की फार्मिंग और मैनेजमेंट के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखना। हमारी कंट्री में जो सैंडलवुड टेक्नोलॉजी इनोवेशन के बारे में हम लोगों ने बेसिकली बात की थी कि कैसे इसको आगे लेकर चलना है, ठीक है। और हमारी कंट्री का जो चंदन है उसको यहाँ पर बेसिकली सैंतलूम एंडलूम के नाम से जानते हैं, सैंतलूम एल्बम, ठीक है। तो ये हमारी कंट्री का चंदन है, जिसको इंडियन सैंडलवुड आप लोग बोल सकते हैं। ये डेसिडियस फॉरेस्ट है, जहां पर पतझड़ वाले वन होते हैं ना, सर्दियां आती हैं तो बेसिकली पत्ते झड़ जाते हैं, वो सब चीजें देखने को मिलती हैं, उसकी चीजें आप लोगों को समझ में आती है, ठीक है। 20 मीटर हाइट तक यहां पर बढ़ते हैं और वनरेबल कैटेगरी में रखा गया है। क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, कौन कौन से राज्य में पाए जाते हैं, ये आप लोगों को बताना है हमारी कंट्री में। और दुनिया में मैंने डिस्कस किया था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दो ऐसी कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा बेसिकली पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा खरीदने वाली कंट्री कौन सी है? यूएसए हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, ये सबसे ज्यादा खरीदने वाली कंट्री है। और इंडियन मार्केट के अंदर भी इसकी अच्छी खासी खपत है। रीजन क्या है? रीजन है रिलीजियस एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ से। रक्षा बंधन पर भी आप लोगों ने देखा होगा कई सारे जो लोग हैं चंदन की लकड़ी की बनी हुई राखियां खरीदते हैं, ठीक है। तो उसका एक अलग ही एक स्वैग रहता है, ठीक है। तो वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी बताना हमारी कंट्री में किन किन राज्य में सबसे ज्यादा चंदन जो है वो उगाया जाता है, मैंने डिटेल में आप लोगों से यहाँ पर ये डिस्कस भी किया था। ये रिसेंटली मैंने न्यूज आप लोगों से डिस्कस की थी इंडियन स्पेस एसोसिएशन के बारे में। तो हमारी कंट्री में ये काफी इंपॉर्टेंट एक स्टेप उठाया जा रहा है ताकि प्राइवेट सेक्टर को भी स्पेस के फील्ड में लाया जा सके काम करने के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहाँ पर इंडियन स्पेस एसोसिएशन को यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहाँ पर लॉन्च किया गया। सिंगल विंडो इंडिपेंडेंट एजेंसी यहाँ पर बनाएगी अगर स्पेस के फील्ड में कोई काम करना चाहता है। तो स्पेस के फील्ड में यहाँ पर काम करने के लिए इनके द्वारा कई सारी बातें भी बोलेगी कि क्यों ये लाना चाह रहे हैं। तो 4 पिलर मैंने आप लोग को बताए थे कि प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करने एक तरीके से यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली अनेबल रोल प्ले करेगी यहाँ पर। यानी कि ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट देखेगी सारी चीजें, तो गवर्नमेंट ओवरव्यू करेगी, प्रिपेयर करेगी जो यंगस्टर है उनके लिए, ताकि नीति आयोग जैसी ये सारी चीजें ना इनोवेशन के बारे में डिस्कस की थी, अटल टिंकरिंग लैब। तो इनका पर्पज ये है कि जो यंग जनरेशन है 6 से लेकर 12 साल की, अगर उनको यहाँ पर हम लोग साइंस के फील्ड में लाना चाहते हैं तो वहीं से ही तैयार करना पड़ेगा बच्चों को, ठीक है। इसी के साथ में रिसोर्सेज की तरीके से यूज करने की बात की गई थी स्पेस के सेक्टर को। क्यों? क्योंकि फसल बीमा योजना हो गया, ये सारे जैसे नाविक यूज करते हैं हम लोग अपनी कंट्री का फिशरमैन के लिए, तो सारे मुद्दे मैंने डिस्कस किए थे आप लोगों से। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर कि कल को चलकर हम लोग चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट करें। तो ये भी मुद्दे हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए थे। तो इसके चलते एफर्ट लगाने की बात की जा रही है, तो इसी के चलते यहाँ पर ये लॉन्च किया गया पर्टिकुलर प्रोग्राम हमारे देश के अंदर में, ठीक है। तो बेसिक है, याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, काफी सारी बातें आप लोगों को बताने वाला हूं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बेसिकली एनजीटी आप लोग बोलते हैं, और एनजीटी जो है हमारे देश में एक ऐसा ये ट्रिब्यूनल है जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैटर को देखता है। ट्रिब्यूनल मतलब एक तरीका कोर्ट होता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिब्यूनल के बारे में जब बात करें तो ये हमारी कंट्री में जो ट्रिब्यूनल है इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि ये स्यू मोटो एक्शन ले सकता है। तो वो इसका पावर है, ये एक यूनिक फोरम है हमारे देश के अंदर में अगर इन्वायरमेंट के मैटर रिलेटेड कोई बातें आ रही है। यानी कि अगर एनजीटी को कहीं लग रहा है कि इन्वायरमेंट का नुकसान हो रहा है और कोई केस लेकर नहीं आ रहा है, तो एनजीटी अपने आप भी उस केस को अपने आप ले सकता है, किसी को केस लेकर आने की जरूरत यहां पर नहीं है। तो ये बातें यहां पर बोली गई। तो इसके हाथ में पावर है, एक तो न्याय करने की तो पावर है, चीजों को प्रिवेंट करने के, और इसी के साथ में
एम्यूरेटिव और रेमेडियल यानी कि निवारक, सुधारक और उपचारक की भी पावर इसके हाथ में यहां पर दे दी गई है। तो ये बोला गया, याद रखिएगा आर्टिकल 21 जो है ये पावर देता है एनजीटी को, जिससे बेसिकली एनजीटी जिससे निकल कर आता है। तो आर्टिकल 21 बेसिकली यहां पर इससे यहां पर निकल कर आता है इंस्पिरेशन लेके। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि राइट टू लाइफ के बारे में बात की जाती है, और अगर अच्छा इन्वायरमेंट नहीं रहेगा, हवा जो है सांस लेने लायक नहीं रहेगी, तो आप लोगों को लगता है राइट टू इन्वायरमेंट और राइट टू लाइफ में फिर कोई दिक्कत है यहाँ पर एक तरीके से सही चीजें चल पाएंगी। तो इसके चलते यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है। चैलेंज क्या है यहाँ पर, तो परसिस्टेंट वैकेंसी देखने को मिलती है। बात करें इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर के बारे में और अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, ये दिक्कतें देखने को मिलती है। केस आता तो है पर लेकिन इधर उधर भी आप लोगों को घूमता हुआ यहाँ पर नजर आता है। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड में पहली कंट्री थी, न्यूजीलैंड दूसरी नंबर की थी और तीसरे नंबर की थी इंडिया, यानी कि हमारा देश था यहाँ पर। ये इसकी आप लोगों को बताता हूं हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, बाकी की 4 ब्रांच हो रहे हैं। वो 4 ब्रांच कहां पर है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, काफी डिटेल में मैंने सारी चीजें इसके बारे में डिस्कस की थी, तो इसके बारे में कुछ बातें आप लोगों को ये पता होनी चाहिए, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी इसके बारे में कुछ बातें। आगे चलते हैं, पॉलिथीन, प्लास्टिक, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस की थी कुछ बातें। तो यहां से भी आप लोगों के लिए एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। समझते हैं क्या क्या बातें की थी। अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया है ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो भी आज की डेट में पॉलिथीन प्लास्टिक प्रोड्यूस करता है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इनको इकट्ठा करने के लिए। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो इसके चलते जो कंपनी है उनको बोला गया कि आप लोगों को ये पॉलिथीन प्लास्टिक जो है वो इकट्ठी करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके चलते 2024 तक का बेसिकली इनको टारगेट किया गया, कंप्लीट आप लोगों को यहाँ पर इकट्ठी करनी है। तो अभी फिलहाल 30%, 2022-23 तक आप लोग करनी है बेसिकली 70%, और फिर 100% कलेक्शन का काम इनको यहां पर दिया गया। ठीक है, तो इसके चलते आप लोग यहां पर सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट, जिससे ये पता चलेगा कि हाँ आप लोगों ने इसके लिए काम कितना किया है। कह रहा था मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था यहाँ पर कि 35% 2021-22, 70% 2022-23 और 100% 2024 तक का इनको टारगेट दिया गया कि आप लोगों को इनको खत्म करना है। और बाकी जो बची हुई जो यहाँ पर जिनको रिसाइकल हम लोग नहीं कर पाते हैं, रोड बनाने, एनर्जी बनाने, वेस्ट ऑयल या सीमेंट जो भट्टे हैं वहां पर इनको यूज करना है, और सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा इनको कि हाँ इतनी हम लोगों ने इसको इंप्लीमेंट कर दिया है। तो उसकी वजह से ये न्यूज में था। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज हम लोगों ने देखी थी जो फिश स्पीसीज है जिसका नाम था यहाँ पर, जिसका नाम था फ्लोअर स्कॉर्पियन फिश। ठीक है, तो ये जो फिश थी ये नॉर्मली पैसिफिक ओशन के अंदर पाई जाती है, पर लेकिन फिलहाल इंडियन ओशन के अंदर भी पाई गई। तो प्रशांत महासागर से ये यहाँ पर इंडियन ओशन के अंदर देखने को मिले आप लोगों। तो दिक्कत क्या लगी कि टेम्परेचर यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से अब इनका एरिया बढ़ गया है काफी। पहले पाई गई थी प्रशांत महासागर के अंदर में, तो 1929 में, तो यहाँ पर जापान के बेसिकली पास वाले एरिया में इसको देखा गया था, पर लेकिन अब इंडियन ओशन के अंदर भी पा रही है, तो इसकी रेंज काफी बढ़ गई है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आज के डेट में ये सारी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो उसी के बारे में ये बातें डिस्कस की गई थी। ठीक है, तो जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट थी जो एक बीमारी जिसका नाम था यहाँ पर सिलिकोसिस। ठीक है, सिलिकोसिस बीमारी बेसिकली 10 से लेकर 15 या फिर 20 साल में एक इंसान को दिखाई देती है, अगर वो यहाँ पर किसी पत्थर काटने वाली इंडस्ट्री में इन सब चीजों में अगर काम करता रहता है तो ये इनक्यूरेबल और एक कोज ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी का भी काम करती है। इनक्यूरेबल मतलब इसकी वजह से इंसान जो है अगर किसी को ये बीमारी हो जाती है तो वो कभी क्योर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आराम से ये बॉडी को आप लोगों के पार्ट्स को डिस्ट्रॉय करेगी। तो यहाँ पर जहां भी इस तरीके की कोई हरकतें होती है तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जहां पर इस तरीके की इंडस्ट्री में कोई काम करता है। सिलिका SiO2 या सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बारे में बात करें तो याद रखना इसके बारे में, ये पुडुचेरी, राजस्थान या हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये पर्टिकुलर एरिया है जहां पर ये दिक्कतें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये मैंने डिस्कस भी किया था, इसके लिए हमारी कंट्री में लीगल प्रोटेक्शन है। जी हाँ बिल्कुल है, माइनिंग एक्ट है 1952 का और फैक्ट्री एक्ट है 1948 का। ये फैक्ट्री एक्ट जो 1948 का, यहां पर कई सारी बातें बोली जा रही है कि किस तरीके से दिक्कतें देखने को मिलती हैं, और इसके चलते सिलिकोसिस जो पोर्टल है वो भी बनाया गया है ताकि यहाँ पर जो लोग जिनको ये बीमारी होती है उनको यहाँ पर टैकल भी किया जा सके। ठीक है, आप लोगों को बेसिकली अगर ये किसी पर्टिकुलर पर्सन में बीमारी देखने को मिलेगी तो उसको सांस जो है वो ढंग से नहीं आएगी। ठीक है, उसको थकावट रहने लगेगी। ठीक है, वो एक तरीके से उसका जो वेट लॉस उसका होने लगेगा, चेस्ट में पेन रहेगा। ठीक है, उसके कई बार सांस फेलियर भी होती नजर आएगी। ठीक है, दम घुट जाने वाली चीजें, तो वो कई सारी दिक्कतें यहां पर देखने को मिलती हैं। तो ये सारे मुद्दे आप लोगों के सामने नजर आते हैं। ठीक है, तो बेसिक है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ओके, बाकी मैंने जो इंपॉर्टेंट डेट डिस्कस किए थे उनके बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। अब सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, तो यहाँ पर 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया था और उसकी थीम थी डिजिटल जनरेशन ओवर जनरेशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। नेक्स्ट डे हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यानी कहीं पर कहीं महामारी आती है तो कैसे उसका रिस्क जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो 13 अक्टूबर को ये डे सेलिब्रेट किया गया था। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपिंग कंट्री, तो इनके लिए यहां पर बेसिकली बात की गई, क्योंकि डिजास्टर की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत इनको देखने को मिलती है। हाई फाई कंट्री है वो तो अपने आप को बचाकर ले जाती है आसानी से।
वर्ल्ड साइट डे के बारे में मैंने डिस्कस किया था, तो 14 अक्टूबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, बेसिकली किया गया आपकी बार। वैसे सेकंड थर्सडे रहता है अक्टूबर मंथ का, जहां पर ये डे आप लोगों को देखने को मिलता है। तो लव योर आइज यहां पर थीम थी। वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे के बारे में हम लोगों ने बात की थी, तो थीम था स्टैंडर्ड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, शेयर विजन फॉर बेटर वर्ल्ड। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, 14 अक्टूबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। डिस्कस किया था इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन के बारे में, तो बिल्डिंग रूरल जो वुमेन रेजिलिएंट इन द वेक ऑफ कोविड-19 की वजह से जो महिलाओं को दिक्कत देखने को मिली गांव वाले एरिया में, उसके ऊपर फोकस देने की बात की गई थी। 15 अक्टूबर को ये डे था। वर्ल्ड स्टूडेंट डे जो कि एपीजे अब्दुल कलाम सर जी से रिलेटेड था, तो 15 अक्टूबर को ये इनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो लर्निंग फॉर पीपल प्लैनेट एंड प्रोस्पेरिटी पीस, इसके बारे में यहाँ पर बात की गई, तो हम लोगों ने डिस्कस किया। बाकी प्रेगनेंसी और इन्फेंट लॉस के बारे में मैंने डिस्कस किया था। अच्छा, मैंने बात डिस्कस की थी आप लोगों से, इन्फेंट जो बच्चा है उसको क्या बोलेंगे, मतलब इन्फेंट हो गया, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी हो गया या बेबी हो गया, तो इनकी एज कैसे आप लोग डिफाइन करेंगे, बताइए, देखता हूं किस किस को याद है। नेक्स्ट आप लोगों ने बात की थी यहाँ पर वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे के बारे में, तो 16 अक्टूबर को ये डे आप लोगों को देखने को मिलता है। इसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी। तो एनेस्थीसिया एंड हैविंग ए बेबी, ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर जो खासकर प्रेग्नेंट वुमेन होती है, जब उनको सर्जरियन जब यहाँ पर बच्चा होता है, तो उस टाइम पर एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो उसी के चलते यहाँ पर ये बेसिकली थीम भी रखी गई थी। इंटरनेशनल डे स्पाइनल कोड होती है ना, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसके बारे में बात की थी। तो 16 अक्टूबर को डे सेलिब्रेट किया जाता है और बैक टू बैक इसकी बेसिकली थीम यहाँ पर रखी गई थी। और एक और डे हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसको वर्ल्ड फूड डे बोलते हैं। तो 16 अक्टूबर को ये डे देखने को मिला आप लोगों को। और सेव फूड नाउ फॉर ए हेल्दी टुमारो, ये हम लोगों ने बेसिकली इसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डे था जिसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो ये था टोटल डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर रियलिटी में आप लोगों ने इसको एंजॉय किया तो बताइएगा जरूर, फीडबैक जरूर दिया करो। वीडियो कैसी लगी है लाइक या फिर डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। पीडीएफ इस लेक्चर की नहीं मिलती है, क्योंकि वीक में जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है वो पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। तो डुप्लीकेशन देखने को मिलेगा फालतू में पीडीएफ का, तो कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। वही सारी चीजें जो मैं आप लोगों को डिस्कस किया है ऑलरेडी, तो ये एक तरीके का रिवीजन आप लोगों का हो जाता है, एक फ्रीक्वेंट रिवीजन। पर लेकिन इसको अल्टरनेटिव मत बनाइएगा कि नहीं यही वीडियो देख लेते हैं, वो वीडियो नहीं देखनी है, क्योंकि उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताता हूं, जो कि यहाँ पर एक रिवीजन हो जाता है। तो ये आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए, तो उसको रिवीजन की तरीके से यूज करना है। और रिवीजन आप लोगों को पता है कितना इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आप लोगों की पढ़ाई के लिए, तो उस तरीके से चीजों को आप लोगों को लेकर चलना है। तो ये एक तरीके से आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन थी, जो कि आप लोग चीजों को अच्छे से एंजॉय कीजिए। बाकी दोनों वीडियो करंट अफेयर की अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो कोई भी दिक्कत आप लोग करंट अफेयर में नहीं आएगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो सारी चीजें आप लोग की सोल्व यहां पर हो जाती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।